बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट वीडियो तक हमने 2 एपिसोड कंप्लीट कर लिए थे। इफ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लेना। और ये लास्ट एपिसोड है बच्चों आपकी फर्स्ट बुक से रिलेटेड। तो 1, 2 और 3 तीनों ही एपिसोड जो थे उसके अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, वो सभी के सभी फर्स्ट बुक से रिलेटेड ही थे। इसके बाद जो आपका एपिसोड नंबर 4 आएगा ना, वहां से मैं आपको सेकंड बुक के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि मिक्सअप होंगे, क्योंकि हमने टारगेट रखा है 100 क्वेश्चन आंसर सीरीज का। आपके माइंड में आ सकता है कि सर 1 मार्क वाले कहां हैं, तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1 मार्क से रिलेटेड जो एमसीक्यू होते हैं ना, उसकी सीरीज में अलग चला रहा हूं। तो उसमें भी मैंने आपको कंप्लीट फर्स्ट बुक करा दी है और सेकंड बुक मैं आपकी जल्द ही शुरू कर दूंगा। और सबसे जरूरी बात आप बच्चों के लिए कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा 12th क्लास सोशियोलॉजी का कोर्स जो है वो बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका था। प्लेलिस्ट में आपको दोनों ही बुकें आराम से मिल जाएगी, चैप्टर वाइज काफी डीप तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। और इन सभी की पीडीएफ जो है ना, वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि फ्री है बच्चों के लिए। और साथ ही इनवाइट करना बिल्कुल ना भूलेगा अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि आपके साथ उनका भी प्रॉफिट हो सके और इस कम दिनों की तैयारी में आप भी काफी अच्छे नंबर से अपनी 12th क्लास को क्लियर कर सके। तो मैं चाहता हूं इफ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। जी हाँ बच्चों, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था और आगे हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ अगर आपको नहीं पता कि ये सीरीज कैसी चल रही है तो आप ये वीडियो देख लेना, आई बटन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात की गई है कि किन्हीं 2 महिला संगठनों के आपको नाम बताने हैं। हालांकि भारत के अंदर महिला संगठन तो बहुत सारे हैं, बस यहाँ पर 2 ही पूछे, 2 नंबर का। और एक खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 नहीं 3 बताने वाला हूँ, कहीं आपसे एक भूल जाओ। ठीक है ना, तो देखिए, पहला है भारतीय ग्रामीण महिला संघ, दूसरा है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, और तीसरा जो है ना, इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी थी जिसका नाम है गुलाब गैंग। तो याद रखना आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सामाजिक विषमता, विषमता मतलब होता है ऑड एक प्रकार का, यानी कि असमानता, व्यक्तियों की विषमताओं से भिन्न होती है, कैसे, ये आपको बताना है। तो ये कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम सामाजिक बहिष्कार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार ये सामाजिक विषमता क्या होती है? आप तो इतने होशियार है क्योंकि आपने चैप्टर देख रखा होगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी होगी। सामाजिक संसाधन तक पहुंच की पद्धति को सामाजिक विषमता कहते हैं। सामाजिक विषमता क्या करती है? व्यक्तियों के बीच एक स्वाभाविक तौर पर, यानी एक नेचुरल तरीके से भिन्नता को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनकी योग्यता यानी कि एबिलिटी और उनके प्रयास यानी कि उन्होंने कितना ट्राई किया है, उनके बीच में क्या डिफरेंट है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का हो सकता है या कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते उसके अंदर कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक विषमता क्या करती है? व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक कारणों के कारण नहीं, बल्कि उस समाज के द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें वह रहते हैं। क्योंकि आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि हर एक इंसान इक्वल पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में अपनी ग्रोथ पाता है जन्म के आधार पर ही, तो वह अपना विकास करता है, जो कि उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। तो जितनी अच्छी एजुकेशन आपके पास होगी उतना ही आपका विकास तेजी से होगा। तो यही चीज सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमताओं से भिन्न है, इसके बारे में बात करती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परिवार का अर्थ समझाते हुए एकल परिवार और सामूहिक परिवार यानी कि न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली के बारे में अंतर भी आपको स्पष्ट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले परिवार का अर्थ। तो परिवार उस समूह को कहते हैं बच्चों जो यौन संबंधों पर, यौन संबंध इट्स मीन कि जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं ना, उनके पर आधारित होते हैं। और परिवार इतना छोटा व स्थायी होता है, यानी फिक्स्ड होता है, कि उसमें बच्चे की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण हो जाता है। इसे ही हम परिवार की संज्ञा देते हैं, परिवार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एकल परिवार की, जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो सबसे खास बात इनके अंदर यह होती है कि ये आकार के अंदर छोटे होते हैं और समाज के अंदर इन्हें आदर्श माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से,
तभी सरकार के द्वारा परिवार से रिलेटेड एक कार्यक्रम निकाला गया था, हम दो हमारे दो, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। विश्व का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है हमारा भारत, तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एकल परिवार को आदर्श माना गया है। जबकि जो सामूहिक परिवार होते हैं ना, ये आकार में बड़े होते हैं और खास तौर पर आपको ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलेंगे। इफ अगर मैं चाहूं तो आपको और डिटेल में बता सकता हूं, बट मैंने वो सारा का सारा डिस्कशन जो था चैप्टर को समझाते वक्त कर दिया था। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो बच्चों आप देख लेना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें बात की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होने से जो महिलाओं का जीवन है ना, उनकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा है। तो 2 नंबर का है, आप चाहो तो इसे बनाकर भी आराम से लिख ही सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्यों ना काफी अच्छे शब्द यूज किए जाए, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो। शिक्षा की वजह से क्या हुआ है कि औरतों में अपने राइट्स को लेकर, अधिकारों के प्रति जो जागृति पैदा हुई है, और इसी वजह से वे अपने अधिकारों के लिए उत्तरदायी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही भी बनी है। ठीक है, और एजुकेशन यानी शिक्षा की वजह से ही औरतें घर से बाहर निकल पाई है और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि व्यवसायिक हो गया, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी हो गया, खेल हो गया, शिक्षा, नौकरी इत्यादि में अपना रोल निभा पा रही है। तो इन सब चीजों का जो परिणाम है वो महिलाओं को समाज में एक अलग पहचान देने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सोशल मूवमेंट, ठीक है, और कोई एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण आपको अवश्य देना ही है। 2 नंबर का ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वह आंदोलन जो कि एक सामूहिक तौर पर बनते हैं, ग्रुप वाइज, यह व्यक्तियों और समूह के रूप में अनौपचारिक समूह होते हैं, यानी कि अनऑफिशियल, जो कि समाज को आकार देते हैं। साथ ही समाज में परिवर्तन लाना सामाजिक आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरण की बात करें तो काफी एक फेमस आंदोलन था जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में कितने बच्चे जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपने पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार में अंतर स्पष्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चन की टाइप्स होती है ना, एग्जाम में गारंटेड होता है कि एक ना एक जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसलिए मेरा फर्ज है आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, ताकि एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चन देखो तो एक मुस्कान आपके चेहरे पे बन ही जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, काफी सिंपल इसका भी आंसर है। पितृवंशीय वो होता है जिसके अंदर जो सत्ता है ना वो पिता के हाथ में होती है, और साथ ही पिता ही परिवार का कर्ता धर्ता होता है। पिता के बाद पुत्र को उसकी सत्ता प्राप्त होती है, क्योंकि समाज जो है ना वो पितृवंशीय यानी कि मेल वाला जाना जाता है। और वहीं मातृवंशीय में आपको नाम से पता चल चुका होगा कि जिसके अंदर माता की चलती हो, और माता का वंश जो है ना उसी का नाम आपको इस परिवार में देखने को मिलता है। और सत्ता भी आपको किसी महिला के हाथ में ही देखने को मिलेगी, और जो संपत्ति का वारिस होता है वह पुत्र नहीं पुत्री होती है, इसलिए इसे मातृवंशीय परिवार के नाम से जाना जाता है। तो जो जिस कैटेगरी में उसी के बारे में बात की गई है, काफी सिंपल सा हो जाता है आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको काफी अच्छे से दोनों ही क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जन्म दर कम करने के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और समझने पड़ेगी, इसी से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दे सकता है कि भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है ना उसे कम करने या फिर उस पर नियंत्रण लगाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो आप समझ रहे हो इनकी टाइप्स के बारे में। जी हाँ बच्चों, तो देखिए सबसे पहला है मेन जो है वो है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। जब सभी को शिक्षा मिल जाएगी और सभी को ज्यादा जनसंख्या के नुकसान तथा जनसंख्या के फायदे पता चल जाएंगे, तो इससे होगा क्या कि जन्म दर में कमी करने की वह कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी देश के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो संसाधनों की कमी जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि अब व्यक्ति एक की जगह दुगने हो चुके हैं। तो इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरा जो रोल है जन्म दर को कम करने का वो है देरी से विवाह करना। इफ अगर लड़का और लड़की का विवाह न्यूनतम आयु में निश्चित कर दिया जाए तो दिमागी तौर पर वह समझदार हो जाएंगे तथा कम बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि जन्म दर भी नियंत्रण में आ जाएगी। जैसे भारत के अंदर अगर लड़की है तो वह 18 से प्लस होनी चाहिए और लड़का है तो 21 से प्लस होना चाहिए। तो ये एक कानून बना भी हुआ है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 की, जिसमें कहा गया है जाति जो है ना वह सामाजिक एकता में रुकावट है।
कैसे, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इस व्यवस्था से क्या होता है कि समाज के अंदर ना विभाजन जो है, यानी कि जो उसका पार्टीशन है वो कई भागों में बंट जाता है। इसलिए जो सामाजिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हर एक जाति के अपने नियम प्रतिबंध होते ही है और इस तरह वह अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति से कोई लगाव नहीं रखते, जिसके कारण जाति में भेद उत्पन्न होता है। और इससे होता क्या है कि नफरत की जो भावना है ना वो उजागर होती है, जो कि समाज में एकता का बाधक बनती है और इसी कारण जाति जो है वह सामाजिक एकता में रुकावटें पैदा करती है। भारत को एकजुट बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को चूज किया गया था, ताकि यहाँ पर जो अलग अलग धर्म और धर्म के अंदर जो जातियां विभाजित है ना, उन सब के बीच में एकता को कायम किया जा सके। लोग दूसरे के धर्म से, जाति से ईर्ष्या यानी कि घृणा ना करे और समानता को बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को लेके मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ना जाने क्यों आपकी बार एग्जाम जो होने वाले आपके बोर्ड के, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 4 या 6 में से ही होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको समझना जरूरी भी है और पता होना चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो थी ना वो बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा, उस समय केंद्र सरकार किसकी थी, एनडीए की थी, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो इस सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग संगठनों, विद्वानों और जनांकीकी यानी कि डेमोग्राफिक में रुचि रखने वाले लोग और सरकार के विचार विमर्श के द्वारा साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत हुई थी, जिसके मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार के थे, जैसे कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1030 से नीचे लाना, मातृ मृत्यु दर 1 लाख जन्मों पर 100 से कम लाना, कन्या विवाह को देरी से करने को बढ़ावा देना, जन्म मृत्यु विवाह व गर्भ व्यवस्था का पंजीकरण करना, गर्भ निरोधक तरीकों के व्यापक तरीकों का पता लगाना और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, जी हाँ, एड्स के प्रसार को रोकना और कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देना। तो बच्चों, ये सभी जो उद्देश्य थे ना वह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में तय किए गए थे, ताकि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है उसे नियंत्रण में लाया जा सके। तो आपको गारंटेड नहीं लेना, अच्छे से आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि एग्जाम में आप गलती ना कर सको। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे उन्हीं के बारे में आपको बताना है। एग्जाम में 4 और 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन कब चलाए गए थे, खासकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो सबसे पहला जिक्र आता है वो है राजा राम मोहन राय का। तो ये कौन थे, ब्रह्मा समाज की जिन्होंने स्थापना करी थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा ही की गई थी और इन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया था और साथ ही विधवा विवाह का समर्थन भी इन्होंने ही किया था। सती प्रथा के बारे में आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छी जानकारी भी रखते होंगे कि इसमें होता ये था कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उस औरत को जिंदा ही चिता में जलना पड़ता था, या तो वो खुद ही जल जाए या फिर जो समाज के लोग हैं उसे जला देते थे। तो इस कुप्रथा का अंत जो था अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा राम मोहन ने किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सुधार आंदोलन तो कुछ इस प्रकार का था। दूसरा देखिए, ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने क्या किया था, जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल तथा कॉलेज खोले। दयानंद सरस्वती ने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया। रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह के ऊपर जोर दिया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी, जिसमें गलत तरीके से जो पुरुषों का ऊंचा दर्जा दिया गया ना उसकी बात करी थी। यानी कि ये ऐसा मानती थी कि समाज के अंदर जितना हक पुरुषों को है उतना ही स्त्रियों को भी है। उसी तरह बेगम रुकैया हुसैन ने सुल्तान ड्रीम नामक बुक लिखी थी, जिसमें हर लिंग को बराबर का अधिकार देने पर चर्चा की गई थी। एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ड्रीम नामक किताब, आप हिंदी में ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, स्वप्न किताब, ये किसने लिखी थी? तो आप याद रखना। ठीक है बच्चों, बेगम रुकैया हुसैन ने। और 1931 में कराची में भारत कांग्रेस द्वारा एक आदेश जारी करके स्त्रियों को बराबरी का हक देने पर बल दिया गया और 1970 में काफी जोर दिया गया, जिसमें बलात्कार, दहेज हत्या आदि ये सब चीजें महिलाएं आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन
स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग समाज सुधारकों द्वारा समय के अनुसार चलाए गए थे, ताकि जो भारत के अंदर कुप्रथाएं फैली हुई है स्त्रियों के खिलाफ जो है उनको खत्म किया जा सके और समाज को एक आदर्श बनाया जा सके। आई होप कि आप अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आयु संरचना क्या होती है, एज स्ट्रक्चर, ठीक है, और साथ ही आपको आयु संरचना वितरण भी समझाना पड़ेगा। इफ एग्जाम के अंदर खाली आयु संरचना के बारे में पूछा जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर में ही आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन साथ में अगर आपसे इसका वितरण भी पूछा जाए तो ये अपने आप ही 4 या 6 नंबर में बन जाएगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए क्या बात की गई है। तो आयु संरचना क्या है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जो कि जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या संगठन के अंदर लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास इत्यादि साक्षरता के बारे में बात की जाती है और इन्हीं आधार पर विकास योजनाओं को तय किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके वितरण की। तो बच्चों जो आयु संरचना का वितरण है ना वो कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली जो कैटेगरी है उसे 0 से 14 वर्ग में रखा गया है, दूसरी कैटेगरी को 15 से 59 और तीसरी कैटेगरी को 60 से ज्यादा वाला। तो पहला और तीसरे में एक कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही वर्ग ना आश्रित होते हैं, यानी कि डिपेंडेबल होते हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जी हाँ 15 से लेकर 59, क्योंकि ये वाला जो वर्ग है ना इसी के अंदर आपको कार्यशील जनसंख्या देखने को मिलती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, उसमें वृद्धि लाने के लिए 15 से 59, जिसे हम युवा वर्ग भी कहते हैं, खासकर 15 से 35 वाली एज वालों को, तो ये क्या होती है काफी एक्टिव होती है और सभी काम आसानी से कर सकती है। लेकिन 0 से 14 वाली और 60 से प्लस वाली, ये दोनों जो जनसंख्या होती है वो बीच वाली के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो कुछ इस प्रकार का आयु संरचना यानी कि एज स्ट्रक्चर भारत के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से लिखते हो प्रेजेंटेशन के साथ तो आपको 4 नंबर या 6 नंबर गारंटेड आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे और चैप्टर को समझाते वक्त मैंने काफी डीप तरीके से आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धार्मिक निर्योग्यता क्या होती है। 2 नंबर का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। काफी सिंपल सा आंसर है। पहले के समय क्या होता था कि जो जातियां थी ना वो उच्च और निम्न में बटी होती थी, और निम्न जाति को खास तौर पर मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध होते थे। साथ ही वह ना ही धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते थे और ना ही कोई धार्मिक संस्कार कर सकते थे। सभी के ऊपर बैन होता था, क्योंकि निम्न जातियों को अपवित्र यानी कि अस्पृश्य समझा जाता था और इसी को ही धार्मिक निर्योग्यता का नाम दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप अपनी जानकारी काफी अच्छे रखते होंगे, जिसके अंदर 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र थे चरणों का दर्जा उन्हें प्राप्त था और समाज में उन्हें ही अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो संविधान का निर्माण हुआ और सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार भी प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों की प्रदत्त पहचान क्या होती है। अब ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया चैप्टर को समझाते वक्त, तो आंसर भी इसका उतना ही इजी होगा। जो पहचान व्यक्ति को उसकी योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि आपके अंदर कोई एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन प्रदत्त पहचान आपको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है ना वह व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इससे बिल्कुल नहीं होता। यह व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के परिवार, जाति और समुदाय से ही बनती है, इसलिए इसे प्रदत्त पहचान का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप अगर हिंदू जाति में पैदा होते हैं तो आपको हिंदू का टैग मिल जाएगा। इफ अगर आप मुस्लिम में पैदा होते हो तो आपको मुस्लिम का टैग मिल जाएगा। तो आपको जन्म आधारित ही नाम दे दिया जाता है कि आप इस कैटेगरी में रखे गए हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है और भारतीय संदर्भ में आपको क्षेत्रवाद को समझाना है। बच्चों एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, डजंट मैटर एग्जाम में वो कितने भी मार्क्स का आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की। तो जब कोई अपने क्षेत्र से प्यार करे और दूसरे क्षेत्र से नफरत करे तो उसे हम क्षेत्रवाद का नाम देते हैं। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको सारी चीजें इसके बारे में ऑलरेडी बताई भी थी। अगर बात करें भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद की, तो देखिए बच्चों अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना भी एक क्षेत्रवाद का ही रूप होता है। इसमें होता क्या है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को विदेशी समझा जाता है। एक उदाहरण की सहायता से, जैसे पंजाब में बिहारियों को विदेशी समझा जाता है
और भारत के अंदर जो क्षेत्रवाद है ना, वह भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, धर्म की विविधता के कारण ही देखने को मिलता है। खासकर इसके अंदर जो विशेष पहचान होती है ना, वह भौगोलिक रूप से इसे प्रोत्साहन देती है। लेकिन भारत के अंदर आप जानते हो कि फेडरलिज्म को अपनाया जाता है, यानी कि संघवाद को अपनाया जाता है, जो इन सभी भावनाओं को समायोजित यानी कि एडजस्ट करने वाला एक साधन होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अलग अलग सरकारें काम करती है। इसी कारण यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर आपको अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग पहनावे, इन सभी के अंदर जो लोग हैं वो विभिन्नताओं में बटे हुए हैं। लेकिन एकता का कारण यही है कि भारत जो है वो सभी को एक साथ लेके चलता है। देखिए बच्चों, भारत के अंदर जो आपको क्षेत्रवाद ज्यादातर देखने को मिलता है वह भाषा और धर्म पर ही आधारित होता है। पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, वो भी भाषा के आधार पर ही अलग हुआ था। उसी तरह जैसे मुंबई, तो मुंबई राज्य के अंदर मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी वाले बहुभाषी लोग देखने को मिलते हैं। उसी तरह मद्रास के अंदर भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ऐसे भाषा बोलने वाले लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो जो क्षेत्रवाद है ना, वह भाषा के ऊपर आधारित होता है। तो उसी तरह अगर बात करें धर्म की, तो खासकर क्षेत्रीय जनजाति जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, तो ये किसके आधार पर है? धर्म के आधार पर है। जैसे उदाहरण के तौर पर सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजाति पहचान के रूप में नए राज्य बने थे। तो आप इन चीजों को समझ सकते हो। भारत के संदर्भ में क्षेत्रवाद की जो मांग है ना, वह समय समय पर उठती ही रहती है और मुख्यतः संबंध इसका भाषा और धर्म पर ही आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सत्तावादी राज्य यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका 2 और 4 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या बात की गई है। एक सत्तावादी राज्य लोकतांत्रिक राज्य के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें होता यह है कि लोगों की आवाज सुनाई नहीं जाती, जिनके पास शक्ति होती है वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। अक्सर ऐसे राज्यों के अंदर भाषा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है, प्रेस की स्वतंत्रता का सत्ता के दुरुपयोग में संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। यानी जो मीडिया है ना, वह काम ही किसके लिए करता है? सत्ता के लिए करता है। कानून की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार, जैसे कि अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता अक्सर क्या होती है? लिमिटेड होती है या फिर खत्म ही कर दी जाती है। अगर एक बेस्ट एग्जांपल इसका लिया जाए तो खासकर चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये ऐसे देश हैं जहां पर सत्तावादी यानी कि तानाशाह ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इसकी एक झलक हमें भारत में भी देखने को मिली थी। उदाहरण की सहायता से जब आप समझाओगे तो ये आपका 4 नंबर का ही क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आपातकाल, इमरजेंसी, जो कि 25 जून 1975 में लगाई गई थी। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के द्वारा यह इमरजेंसी को लगाया गया था। तो इसमें हुआ यह था कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए थे। उनके ऊपर कोई मुकदमा था ही नहीं और फिर भी उनके ऊपर मुकदमा चला दिया गया और जेलों में उनको डाल दिया गया था जबरदस्ती। यहां तक कि जो जनसंचार के माध्यम थे उनके ऊपर भी सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी, यानी कि कोई भी अब सरकार के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता। और सबसे बड़ा या कुख्यात कार्यक्रम था नसबंदी। लोगों को जबरदस्ती उनकी नसबंदी करवाई गई थी और इसके साथ ही संसद को निलंबित कर दिया गया था, नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो ये सब हमें आपातकाल 25 जून 1975 में देखने को मिला था। और इसका परिणाम यह भी हुआ था कि जब 1977 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो इंदिरा गांधी की हार भी हुई थी और पहले प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, जनता पार्टी के नेतृत्व में वह सरकार बनी थी गठबंधन की। तो ये हमें आपातकाल में देखने को मिला था सत्तावादी राज्य। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ग और जाति में आपको अंतर बताना है। एग्जाम में 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 6 नंबर में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने उसी के हिसाब से आपके आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। तो वर्ग मतलब होता है क्लास और जाति मतलब कास्ट। तो दोनों के बीच में डिफरेंट जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास के बारे में यानी वर्ग के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जाति के बारे में। तो देखिए क्या कहा गया है वर्ग में। वर्ग की जो सदस्यता होती है ना, वो व्यक्तिगत योग्यता यानी कि उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वर्ग में क्या होता है कि हम एक दूसरे वर्ग में विवाह यानी कि शादी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सामाजिक संबंध जैसे कि खाने पीने पर कोई भी बैन नहीं होता। व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यवसाय यानी बिजनेस कर सकता है। व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यता से वह अपना मार्ग यानी कि दिशा को
बदल सकता है। वर्ग के ना आधार भी कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे धर्म के आधार पर वर्ग हो गया, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, और वर्ग की कोई पंचायतें नहीं होती, और साथ ही व्यक्ति योग्यता की यहाँ पर प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट होता है जाति। जाति में क्या होता है, इसकी जो सदस्यता होती है ना वह जन्म पर ही निर्भर होती है, यानी कि आप जिस जाति में पैदा होते हैं उसी का आपको टैग मिल जाता है। जाति में हमें यह भी देखने को मिलता है कि हम दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते, और खासकर यहाँ पर जो खाने पीने के जो संबंध होते हैं ना वह भी प्रतिबंध से भरे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर साउथ के अंदर खाना अलग है तो पंजाब के अंदर भी खाना आपको अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, अपने अपने खाने पीने से संबंधी रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, व्यक्ति का जो पेशा होता है यानी कि जो उसकी पोस्ट होती है ना उसके वंश से या फिर जाति के अनुसार ही तय की जाती है, और खासकर व्यक्ति चाह कर भी या फिर योग्यता रखते हुए भी अपनी जाति को नहीं बदल सकता। जाति का आधार केवल जन्म होता है, जाति की अपनी पंचायतें भी होती है, और व्यक्तिगत योग्यता का आपको यहाँ पर कोई मोल नहीं देखने को मिलता। खासकर इसमें आपके परिवार और जाति का ही महत्व ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ इस आधार पे वर्ग और जाति के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है, जो काफी इजी भी था। आई होप कि आप काफी अच्छे से समझ भी चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों की आदिवासियों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। एग्जाम में ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आदिवासियों के बारे में आप अच्छे से जानती है, जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति वाली कैटेगरी में रखा गया है। जनजाति जो है वह हमारे समाज, सभ्यता तथा संस्कृति से बहुत दूर है, जिस कारण कुछ समय पहले ही ये हमारे समाज के टच में यानी कि संपर्क में आई। इसलिए हमारे समाज की जो अनुसूचित जातियां थी ना, जिन्हें धार्मिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले के समय वर्ण व्यवस्था थी, तो जो निम्न जाति होती थी उन्हें उच्च जातियों के प्रति उत्पीड़नता झेलनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि यह समाज से अलग रहती थी। मैंने आपको बताया था, प्रकृति इनका पहला अधिकार होता था, यानी कि जंगलों में निवास करना इनकी पहले की परंपरा रही है। अब इनके जो मुद्दे वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, चैप्टर को एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे कि जनजातियों को जो शोषण होता है वो ना हो, इनके बीच में जो निर्धनता यानी जो गरीबी फैली हुई है उसे खत्म किया जा सके, इन्हें जो अलग थलग करने की नीति होती है उसे बंद कर देना चाहिए, इनके लिए जो मध्यस्थता का रास्ता है उसे अपनाना चाहिए, ताकि इनका भी विकास हो सके और ये भी एक सामान्य नागरिकों के तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये थे आदिवासियों से संबंधित कुछ मुद्दे। आई होप कि आप इनके बारे में भी काफी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, जो कि इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि भारतीय समाज पर जातिवाद का क्या प्रभाव पड़ा और जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना वो 2, 4, 6 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी जो डिमांड रहती है ना वो 6 नंबर में ही ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये भी है बच्चों कि ये ना आपके 2 क्वेश्चन अलग अलग 6-6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारतीय समाज पर जो जातिवाद है उसका क्या प्रभाव पड़ा, एक क्वेश्चन। उसी तरह भारतीय समाज में जो जातिवाद फैला हुआ है उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, 2 क्वेश्चन। और तीसरा ऑप्शन जो बनता है वो मैंने आपका इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर दिया, जिसके अंदर दोनों ही आगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको प्रॉपर डिटेल में आंसर मिलेगा, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से इसे टैकल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय समाज पर जातिवाद के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो पॉइंट में मैंने आंसर लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट में यह बात की गई है कि जातिवाद के कारण जो भारतीय समाज है वह हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया है, जिनके अपने नियम है, अपने ही परिमाप है, यानी कि उनके अपने अपने पैरामीटर्स है। और साथ ही जाति के कारण भारतीय समाज को ना स्थिरता भी प्राप्त हुई है, जिससे कि वह बाहरी हमलों के कारण भिन्न भिन्न होने से बच गया, क्योंकि भारत के अंदर खुद इतनी सारी जातियां हैं। ठीक है, जाति प्रथा ने क्या किया, अपने आप को विदेशी प्रभाव से बचाने के लिए अलग अलग जातियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए थे। जैसे कि आपने पहले के समय देखा था, बार बार वर्ण व्यवस्था का मैं जिक्र करता ही रहता हूं आपसे। ठीक है, और उनकी संस्कृति के प्रभाव से समाज को भी बचाया जा सके। अगर वही बात करें आज के यानी कि आधुनिक समय में, तो इसके अंदर हमें ज्यादातर क्या देखने को मिला है, जातिवाद के कारण हाई और लो, उच्च तथा निम्न जातियों में द्वेष बढ़ गया है, अंतर बढ़ गया। इसमें होता क्या है कि निम्न जातियों को सरकार के द्वारा कई सुविधाएं प्राप्त होती है, जिनके कारण जो उच्च जाति है ना उनसे इशारे करते हैं, यानी कि चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं,
निम्न जातियों को सरकार के द्वारा जातिवाद के कारण ही हर एक स्थान पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है। वो इसलिए हुआ है ताकि वह अपनी समाज में स्थिति को ऊंचा कर सके। हालांकि जो उच्च जाति है वो इस बात से खफा रहती है, वो इसे सही नहीं मानती, वो योग्यता के ऊपर बल देती है। हालांकि ये आपका एक डिबेट वाला यानी कि वाद विवाद वाला टॉपिक है आरक्षण, जैसा मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसके अंदर आपके ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। और वहीं बात करें जातिवाद को समाप्त करने के उपाय, तो ये तो आप आराम से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन पॉइंटों को जान लेते हो तो आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिलेगी और आप एग्जाम में काफी अच्छे से आंसर लिख पाओगे। जैसे कि सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह जातिवाद का प्रयोग चुनाव में ना करे ताकि जातिगत द्वेष बढ़ने के बजाय वह कम हो सके। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब रिलीजन का नाम, जातियों का नाम आ ही जाता है अपने आप। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक जागरूक नागरिक की तरह, एक समझदार नागरिक की तरह उस नेता का चुनाव करें जो जाति के ऊपर बात नहीं करता हो बल्कि विकास के ऊपर बात करता हो। ठीक है, लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वह जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर ठीक नेता का चुनाव कर सके जो उनके विकास की बात करे, ना कि अपनी नेतागिरी चमकाने की। सरकारी कानूनों को ठीक तरीके से लागू करना चाहिए ताकि जो भी जातिगत भावनाओं को भड़काए तो उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। अगर सरकार जातीय आधार पर कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो उसे तत्काल ही समाप्त कर देना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो दूसरी जाति के लोग हैं वह नाराज हो जाएंगे। तो सबका विकास, सबका साथ एक होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि जो जनता यानी जो हम है ना, इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कैसे? जनता स्वयं ऐसे नेताओं तथा भावनाओं का बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार कर सकती है जो कि जातिवाद का प्रयोग करते हो। तो इस आधार पर या इन कुछ पॉइंट के आधार पर जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक लिमिटेड आपको आंसर देना है। तो जो परफेक्ट पॉइंट बनते हैं वो कुछ आपके इस प्रकार ही है। तो बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एपिसोड 3 होता है कंप्लीट। इसके बाद जो आपको एपिसोड देखने को मिलेगा वो होगा 4, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा सेकंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि हमारा होगा 43 यानी कि 42 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट बुक से रिलेटेड ही होंगे। 43 से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड बुक से रिलेटेड होंगे। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखना, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक खास बात, इसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री होंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इन्वाइट करना अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।